हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10वीं गणित का चौथा चैप्टर शुरू करेंगे, जिसका नाम है द्विघात समीकरण, जिसे हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये चैप्टर बहुत ही आसान है, बहुत ही स्कोरिंग है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो इसलिए आप इस चैप्टर को बहुत ही अच्छी तरीके से समझेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो को शुरू करूं उससे पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटे वाली बटन को दबा दीजिए और ऑल पर क्लिक कर दीजिए। तो चलिए बिना देर किए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, हम लोग अपना चौथा चैप्टर शुरू करने चल रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने शुरू के तीनों चैप्टर कर लिए हैं। तो अगर आपने शुरू के तीनों चैप्टर कर लिए हैं तो अच्छी बात है, और अगर नहीं किया है तो कर डालिए। अब थोड़ा सा आप याद कीजिए, आपने शुरू के 3 चैप्टर में दूसरा चैप्टर आपने क्या पढ़ा था? बहुपद। बहुपद आपने क्लास 10th में भी पढ़ा और क्लास 9th में भी था। बहुपद में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? एक घातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद और त्रिघातीय बहुपद। तो वहाँ पर जो आपका द्विघातीय बहुपद था ना, उसी द्विघातीय बहुपद से आपका द्विघात समीकरण बनता है। ठीक है, द्विघातीय बहुपद को हम लोग लिखते कैसे थे? द्विघातीय बहुपद को हम लोग लिखते थे px = ax² + bx + c। भाई ऐसे ही तो लिखते थे। और यहाँ पर कंडीशन क्या होती थी? यहाँ पर कंडीशन होती थी कि a कभी भी 0 नहीं हो सकता। मतलब ये जो a है ये 0 नहीं हो सकता, ये पहली कंडीशन थी। दूसरी कंडीशन थी कि a, b और c ये तीनों के तीनों रियल नंबर होने चाहिए, मतलब वास्तविक संख्याएं होनी चाहिए। वास्तविक संख्याएं, ठीक है, ये बात आप जानते हैं। हम लोग द्विघाती बहुपद को कैसे लिखते थे? px = ax² + bx + c, जहाँ a कभी भी 0 नहीं हो सकता और a, b और c ये तीनों क्या हैं? वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है, ये बात हम लोग बहुपद में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इसी बहुपद को अगर हम 0 के इक्वल लिख दें, मतलब अगर इसी बहुपद को हम लोग 0 के इक्वल लिखते हैं, 0 के बराबर कर देते हैं, तो वही हमारा क्या कहलाएगा? द्विघात समीकरण कहलाएगा। मतलब ये कि अगर हम px को 0 पुट कर दें तो यहाँ से आपको मिल जाएगा ax² + bx + c = 0, और यही आपका कहलाता है द्विघात समीकरण, जिसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। एक बार मैं फिर से बोल दूं, जो आपका द्विघातीय बहुपद था, उसी द्विघातीय बहुपद को अगर हम 0 के इक्वल लिख दें, 0 के इक्वल कर दें, तो वही आपका क्या हो जाता है? द्विघात समीकरण हो जाता है। जो कंडीशन द्विघातीय बहुपद के लिए थी वही कंडीशन द्विघात समीकरण के लिए भी होगी। मतलब a कभी भी 0 नहीं हो सकता, a कभी भी 0 नहीं हो सकता, और a, b और c ये तीनों क्या होंगी? वास्तविक संख्याएं होंगी। ठीक है प्यारे बच्चों, इस वीडियो को मैं आगे कंटिन्यू करूं उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि ये वीडियो जो आप देख रहे हैं ये एक्सरसाइज 4.1 का इंट्रोडक्शन वीडियो है। मतलब प्रश्नावली 4.1 में जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे उसी का कॉन्सेप्ट हम लोग इस वीडियो में समझ रहे हैं, क्योंकि एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले कॉन्सेप्ट समझना बहुत ही ज़रूरी है। और मैं हर एक्सरसाइज के पहले उसका कॉन्सेप्ट ज़रूर बताता हूँ। ऐसा नहीं कि बस डायरेक्ट मैंने आपको फार्मूला बता दिया और लगे एक्सरसाइज सॉल्व करने, इससे कोई फ़ायदा नहीं है। बस आप रट लेंगे थोड़ी देर के लिए और बाद में आपको भूल जाएगा। आपको कॉन्सेप्ट समझना है, आपको रटना नहीं है, आपको समझना है। जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक आप खुद से नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो जो आपका एक्सरसाइज 4.1 है, यानी प्रश्नावली 4.1 है, उसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। 2 ही प्रकार के क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला ये कि आपको कुछ समीकरण दिए जाएंगे और आपको पहचानना होगा कि वो द्विघात समीकरण है कि नहीं है, और दूसरी बात कुछ स्टेटमेंट लिखे रहेंगे, कुछ कथन टाइप के प्रश्न लिखे रहेंगे, आपको उन्हें द्विघात समीकरण में परिवर्तित करना है। ठीक है, तो बहुत ही लंबा कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत ही छोटा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो इतनी बात आप समझ गए होंगे कि जो आपका द्विघातीय बहुपद होता है उसी को अगर हम 0 के इक्वल कर दें तो ही आपका द्विघात समीकरण बन जाता है। यहाँ पर शर्त ये होती है कि a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए और a, b, c ये तीनों क्या होते हैं? रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याएं होती हैं। ठीक है, वहाँ पर मैंने आपको बताया था, यहाँ भी बता देता हूँ
कि द्विघात समीकरण जो होता है ना, आप ए बी सी का मान बदलते जाइए, आपको अलग अलग द्विघात समीकरण मिलते जाएंगे। जैसे मैं कहता हूँ कि मैं ए बराबर रखता हूँ 2, बी बराबर रखता हूँ -3 और सी बराबर रख देता हूँ 4। तो ए की प्लेस पर 2 पुट कर दीजिए तो ये हो जाएगा 2x², बी की प्लेस पर -3 कर दीजिए तो ये हो जाएगा -3x एंड +4 = 0। ये भी एक द्विघात समीकरण है। ठीक है, आप कहें कि मैं ए की प्लेस पर 1 पुट करता हूँ, बी की प्लेस पर मैं 2 पुट कर देता हूँ, सी की प्लेस पर मैं 10 पुट कर देता हूँ। ठीक है, ऐसे कोई भी वैल्यू ले सकते हैं आप। तो ए की प्लेस पर जब आपने 1 पुट किया तो ये तो हो जाएगा x²। भाई 1 यहाँ पर लिखोगे, 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये x² ही रहेगा। ठीक, बी की प्लेस पर आपने 2 पुट कर दिया तो ये हो गया 2x प्लस सी की प्लेस पर आपने 10 पुट कर दिया, ये आपका एक समीकरण मिल गया। ठीक है, तो आप ए बी सी के मान को बदलते जाइए, आपको अलग अलग द्विघात समीकरण मिलते जाएंगे। ठीक है, बस ध्यान रखिएगा इस बात का कि ए कभी भी 0 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, इसके बारे में भी मैं आपको बता चुका हूँ बहुपद वाले चैप्टर में। एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ। देखो, द्विघात समीकरण की जो पहचान होती है, जैसे हम लोग द्विघातीय बहुपद की पहचान करते थे वैसे ही इसकी भी पहचान करते हैं। क्या देखना होता है हमें देखना होता है कि जो समीकरण है इसमें जो चर राशि दी गई है उसकी अधिकतम घात कितनी है। जैसे इसमें चर राशि क्या है, x है, x की अधिकतम घात कितनी है, 2 है। तो अगर अधिकतम घात 2 हुई, अधिकतम घात कितनी है, 2 है, तो जो आपका समीकरण दिया गया है वो द्विघात समीकरण होगा। अगर अधिकतम घात 3 होती तो वो त्रिघातीय समीकरण होता। जैसे मैं यहाँ पर लिख दूँ x³ + 2x² - 4x + 5 = 0। अब यहाँ पर आप देखें तो x की अधिकतम घात कितनी है, 3 है। तो ये कैसा समीकरण होगा, ये आपका हो जाएगा त्रिघातीय समीकरण। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग समीकरण में चर राशि जो भी दी गई हो, जैसे यहाँ पर x दिया गया है, आपको कुछ समीकरण ऐसे भी मिल सकते हैं कि x की प्लेस पर y हो सकता है, x की प्लेस पर t हो सकता है, x की प्लेस पर s हो सकता है। ठीक है, तो कोई भी चर राशि दी जा सकती है। तो जो भी चर राशि दी रहेगी उसकी अधिकतम घात कितनी है, हमें ये देखना है। तो प्यारे बच्चों, इतनी बात आप समझ गए होंगे कि अगर किसी भी समीकरण की अधिकतम घात 2 है तो कैसा समीकरण है, द्विघात समीकरण है। और अगर अधिकतम घात 3 है तो त्रिघात समीकरण है। अगर अधिकतम घात 1 होती, 1, तो वो रैखिक समीकरण होता। और अगर अधिकतम घात 4 हो जाए तो चतुर्घातीय समीकरण होगा। मतलब डिपेंड करता है कि चर राशि की अधिकतम घात कितनी है। ठीक है, इस अधिकतम घात को हम लोग डिग्री भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिग्री। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि इस इक्वेशन की, इस समीकरण की डिग्री बताओ, तो आप क्या करोगे, आप चर राशि की अधिकतम घात देखोगे, कितनी है, 2 है, तो इस समीकरण की डिग्री कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, यानी अगर किसी समीकरण की या इक्वेशन की डिग्री 2 है तो वो कैसा इक्वेशन होगा, क्वाड्रेटिक यानी द्विघात समीकरण होगा। अगर उसकी डिग्री 3 है यानी मैक्सिमम पावर कितनी है, 3 है, तो क्या होगा, त्रिघातीय समीकरण होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग समीकरणों की पहचान करते हैं। तो इतनी बात आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब एक बात और समझ लेते हैं जो हम लोगों ने बहुपद वाले चैप्टर में समझा था। यहाँ पर लिखा है कि a इज़ नॉट इक्वल टू 0, मतलब a की वैल्यू 0 नहीं ले सकते, a 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर हमने गलती से a को 0 ले लिया तो रिजल्ट क्या होगा। देखो, मैं कहता हूँ कि मैं a बराबर 0 ले लेता हूँ, b बराबर 2 ले लेता हूँ और c बराबर 3 ले लेता हूँ। ठीक है, तो क्या होगा, देखो, जब आप a की प्लेस पर 0 पुट करेंगे तो 0 × x² प्लस 2x प्लस 3 = 0। और 0 का जब मल्टीप्लाई x² में होगा तो ये तो हो गया 0, तो क्या आ गया, 2x प्लस 3 = कितना, 0। अब मैं आपसे पूछूं कि ये कैसा समीकरण है, तो आपका आंसर होगा कि ये तो भाई रैखिक समीकरण हुआ। क्यों, क्योंकि इसमें चर राशि की अधिकतम घात कितनी है, 1 है। और अगर अधिकतम घात 1 हुई तो वो रैखिक समीकरण होगा। द्विघात समीकरण के लिए क्या जरूरी था, x की अधिकतम घात 2 हो, लेकिन यहाँ पर तो 1 हो गई। मतलब समझ में आया, a का मान जैसे आपने 0 रखा, भैया ये तो ख़त्म हो जाएगा, तो बचेंगे केवल ये दोनों। और इन दोनों की बात करें तो इसमें चर राशि की अधिकतम घात कितनी है, 1 है। ठीक है, तो इसलिए a की वैल्यू हम 0 नहीं ले सकते। b और c 0 हो जाए कोई दिक्कत नहीं है।
जैसे मैं कहता हूँ कि मैं a इक्वल टू 2 ले लेता हूँ और b इक्वल टू 0 और c इक्वल टू 0 ले लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पुट करो, a की प्लेस पर आप 2 पुट करोगे तो ये हो जाएगा 2x² प्लस b की प्लेस पर 0 हो गया तो 0 इंटू एक्स प्लस 0 इक्वल टू कितना 0, ठीक है। ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो यहाँ से आपको मिल गया 2x² इक्वल टू 0। हमें क्या करना है, हमें तो चर राशि की अधिकतम घात देखनी है। तो x की अधिकतम घात कितनी है, 2 है, और अधिकतम घात अगर 2 है तो कैसा समीकरण है, द्विघात समीकरण है, ठीक है। तो a का मान 0 नहीं हो, बाकी b और c हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये तो हो गई पहचान कि द्विघात समीकरण की पहचान हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है। अब हम लोग कुछ इक्वेशन लिखेंगे और उनको चेक करेंगे कि क्या वो द्विघात हैं या नहीं है, ठीक है। तो देखते हैं प्यारे बच्चों, मैंने पहले से ही यहाँ पर 3 समीकरण लिख दिया है, समझने के लिए 3 ही काफ़ी हैं। हमें चेक करना है कि ये तीनों समीकरण द्विघात समीकरण है या नहीं, ठीक है। तो चलिए एक एक करके चेक करते हैं। सबसे पहले हम लोग पहले समीकरण की बात करते हैं। लिखा है x-2 का होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2x-3, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसे थोड़ा सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखो ये a-b का होल स्क्वायर जैसा दिख रहा है, तो यहाँ पर फार्मूला लगा दीजिए a-b का होल स्क्वायर। तो क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, माइनस 2ab होता है तो 2ab यानी माइनस 4x हो जाएगा प्लस 1, ठीक है। और इधर हो गया 2x-3, ओके। देखो यहाँ प्लस 4 है, यहाँ प्लस 1 है, तो 4 और 1 ऐड हो जाएंगे 5 हो जाएगा। और ये जो दोनों टर्म है इसको इधर लेकर आओ, तो ये हो जाएगा x² माइनस 4x, इसको मैंने पहले लिख दिया, और ये 4 प्लस 1 कितना होगा 5, 2x इधर आएगा तो माइनस 2x हो जाएगा, और माइनस 3 इधर आएगा तो प्लस 3 हो जाएगा, और इक्वल कितना हो गया 0, ठीक है। यहाँ पर देखो माइनस 4x है माइनस 2x है, दोनों ऐड हो जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस 6x, और 5 और 3 कितना हो गया 8 हो गया बराबर 0, ठीक है। ये समीकरण हमें मिल गया। अब हमें चेक करना है कि ये समीकरण द्विघात समीकरण है या नहीं। तो हम कैसे चेक करते हैं, हम देखते हैं कि जो चर राशि है उसकी अधिकतम घात कितनी है। तो यहाँ देखो अधिकतम घात कितनी है, अधिकतम घात कितनी है 2 है ना। इसलिए समीकरण क्या है, द्विघात समीकरण है, ठीक है। बात आई समझ में। हमें यही तो देखना होता है कि चर राशि की अधिकतम घात कितनी है। तो यहाँ पर चर राशि की अधिकतम घात 2 है, इसलिए समीकरण जो आपका है वो क्या है, द्विघात समीकरण है, ठीक है। अब ऐसे दूसरे वाले की बात करते हैं, तो पहले सॉल्व कर लेते हैं। x का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो x का x में हुआ तो x² हो गया, और x का 1 में हुआ तो ये हो गया x प्लस 8, ठीक है, इक्वल टू x प्लस 2 है x माइनस 2 है, इन दोनों ब्रैकेट का आपस में मल्टीप्लाई होगा तो x का x में करो क्या हो जाएगा x², और x का माइनस 2 में होगा तो ये हो गया माइनस 2x, ठीक। इस 2 का x में करोगे तो ये हो जाएगा 2x, और प्लस 2 का माइनस 2 में करोगे तो माइनस 4 आएगा। वैसे भी आप चाहते तो एक ब्रैकेट में a प्लस बी है, एक ब्रैकेट में a माइनस बी है, देखो ना, इसको आप a मान लो, इसको b मान लो, तो ये हो गया a प्लस बी और ये हो गया a माइनस बी, तो क्या होता है a² माइनस b², ठीक है। और आप चाहो तो दोनों का आराम से ऐसे गुणा कर सकते हो। यहाँ देखो माइनस 2x प्लस 2x कैंसिल हो गया, यहाँ पर कितना है x² प्लस x प्लस 8, ठीक। इधर x² बचा है और माइनस 4 बचा है, इन दोनों को इधर ले आओ। ये प्लस x² है तो इधर आके माइनस x² हो जाएगा, और ये माइनस 4 है तो इधर आके प्लस 4 हो जाएगा, इक्वल टू हो गया 0, ठीक है। यहाँ देखो ये प्लस x² ये माइनस x² कैंसिल हो गया, प्लस 8 है और प्लस 4 है तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो आपको मिल जाएगा x प्लस 12 इक्वल टू कितना 0। क्या ये समीकरण द्विघात समीकरण है? आंसर होगा नहीं। क्यों? क्योंकि x की जो मैक्सिमम पावर हो कितनी है 1 है, और द्विघात समीकरण के लिए कितनी चाहिए 2 चाहिए, यानी 2 चाहिए, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। तो आप लिख देंगे कि अधिकतम घात कितनी है 1 है, इसलिए समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। बात समझे? अब ऐसे तीसरे वाले की बात कर लेते हैं।
पहले आप क्या करोगे, पहले आप x का इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करोगे तो x का 2x में मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो गया 2x² प्लस x का 3 में हुआ तो ये हो गया 3x इक्वल टू ये हो गया x² प्लस 1। ठीक है, अब देखो इन दोनों टर्म को इधर ले आओ तो ये हो गया 2x² प्लस 3x, ये इधर आएगा तो -x² हो गया और ये -1 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पर 2x² है, यहाँ पर -x² है तो इसमें से ये घट जाएगा तो बचेगा x²। भाई 2x² में से एक x² निकल गया तो कितना बचेगा, एक x² प्लस 3x - 1 इक्वल टू 0। ये कैसा समीकरण है, ये तो द्विघात समीकरण होगा। क्यों, क्योंकि x की अधिकतम घात कितनी है, 2 है। ठीक है, तो इस तरह से हमें कोई भी समीकरण दिया जाएगा और हमें चेक करके बताना होगा कि वो द्विघात समीकरण है या नहीं। हम लोग क्या चेक करेंगे, हम लोग पहले उसे सॉल्व करके इस रूप में लिखेंगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। पहले हम लोग उसे हल करके इस रूप में लाएंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि x की अधिकतम घात कितनी है। अगर 2 है तो वो समीकरण द्विघात समीकरण होगा, अगर 1 है तो एक घातीय समीकरण होगा, और अगर 3 है तो त्रिघातीय समीकरण होगा। हम लोग एक घातीय समीकरण को रैखिक समीकरण भी बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग किसी भी समीकरण को चेक करेंगे और बताएंगे कि वो द्विघात समीकरण है या नहीं। एक बात मैं आपको और बता दूं कि द्विघात समीकरणों को लिखने का सही तरीका जो होता है वो क्या होता है। जैसे मैं यहाँ पर एक समीकरण लिखता हूँ 3x² प्लस 4x प्लस 15, मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, कुछ भी। दूसरा समीकरण मैं लिख रहा हूँ 2x प्लस 5 माइनस 8x² इक्वल टू 0, और मैं तीसरा लिख देता हूँ 5 माइनस 10x प्लस 12x² इक्वल टू 0, और मैं चौथा लिख देता हूँ 10 माइनस 15x स्क्वायर प्लस 50x इक्वल टू 0। ठीक है, इस तरह से मैंने 4 समीकरण लिखे हैं। हमें करना क्या होता है, हमें देखना होता है कि जो समीकरण लिखा गया है उसकी अधिकतम घात कितनी है, मतलब चर राशि की अधिकतम घात कितनी है। अगर चर राशि की अधिकतम घात 2 है तो वो द्विघात समीकरण होगा। ठीक है, तो देखो इसमें चर राशि की अधिकतम घात कितनी है, 2 है, तो ये कैसा समीकरण हुआ, द्विघात समीकरण। दूसरे वाले की बात करें तो इसमें चर राशि की अधिकतम घात कितनी है, 2 है, तो ये कैसा समीकरण हुआ, द्विघात समीकरण। ऐसे तीसरे वाले की बात करें तो यहाँ भी x की अधिकतम घात 2 है तो ये द्विघात समीकरण हुआ, और ऐसे चौथे वाले की बात करें तो यहाँ भी x की अधिकतम घात 2 है, इसलिए ये द्विघात समीकरण हुआ। लेकिन आप पहले वाले को देखो और इन तीनों को देखो, अलग अलग लिखे गए हैं। पहला वाला जो लिखा गया है वो बिल्कुल इसके जैसा लिखा गया है, और इसमें खास बात एक ये है कि इसमें जो x की घात है ना वो घटते हुए क्रम में है। देखो पहले x की घात 2 थी, उसके बाद कितनी हुई, उसके बाद 1 हुई और बाद में ख़त्म हो गई। ठीक है, तो जो x की घात होती है ना वो डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए, मतलब घटते हुए क्रम में होना चाहिए। वही कहलाता है द्विघात समीकरण का मानक रूप। यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर हम किसी भी इक्वेशन को लिखें तो कैसे लिखेंगे, चर राशि की जो घातें हैं वो घटते हुए क्रम में होनी चाहिए। ठीक है, इसमें देखो, इसमें पहले x की अधिकतम घात 1 है, फिर दूसरे वाले में 0 है, यहाँ पर अगर x नहीं है तो x की घात कितनी है, 0 है, और तीसरे वाले टर्म में x की घात 2 हो गई। ठीक है, तो इसे हम लोग मानक रूप में यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, देखो इसको हम लोग लिखेंगे -8x² प्लस 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। हम लोग इस वाले टर्म को पहले लिखेंगे क्योंकि इसमें x की अधिकतम घात कितनी है, 2 है। उसके बाद इसको लिखेंगे क्योंकि इसमें x की अधिकतम घात 1 है, और उसके बाद 5 को लिखेंगे क्योंकि इसमें x है ही नहीं। ठीक है, मतलब इसमें x की अधिकतम घात 0 है। आप चाहें तो माइनस कॉमन कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 8x², यहाँ पर हो गया -2x, ये हो गया -5 इक्वल टू कितना, 0, और ये माइनस जब उधर जाएगा तो ख़त्म हो जाएगा और आपका समीकरण आएगा 8x² -2x -5। ठीक है, ये हो गया आपका मानक रूप, मतलब द्विघात समीकरण का मानक रूप। इस तरह से हम लोग लिखते हैं, x यानी चर राशि की जो घातें हैं वो घटते हुए क्रम में होनी चाहिए। ठीक है, ऐसे आप तीसरे वाले को, ऐसे आप चौथे वाले को भी लिखेंगे। ठीक है, ये वाला पहले लिखेंगे, उसके बाद ये लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे। भाई सबसे पहले x की अधिकतम घात, उसके बाद उससे कम घात, उसके बाद उससे कम घात। ठीक है, चौथे वाले में पहले इसको लिखेंगे,
फिर इसको लिखेंगे, उसके बाद इसको लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया द्विघात समीकरण का मानक रूप। आप इसको देखें, पहले x की अधिकतम घात 2 है, फिर 1 है, फिर खत्म हो गई, ठीक है। तो यही होता है स्टैंडर्ड फॉर्म। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इतनी बातें समझ गए होंगे। अगर कोई भी समीकरण आपको दिया जाए तो आप पहचान सकते हैं कि वो समीकरण द्विघात समीकरण है या नहीं। अगर x की अधिकतम घात 2 है तो द्विघात समीकरण होगा, अगर 1 है तो रैखिक समीकरण होगा, और अगर 3 है तो त्रिघातीय समीकरण होगा, अगर 4 है तो चतुर्घातीय समीकरण होगा। लेकिन हमें तो भैया x की अधिकतम घात 2 हो उसी से मतलब है, हमको फालतू चीज़ों से मतलब नहीं है। तो हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग देखेंगे कि x यानी चर राशि की अधिकतम घात कितनी है। अगर 2 है तो द्विघात समीकरण है, ठीक है। उसके बाद ये हुआ कि हम लोग किसी भी द्विघात समीकरण को कैसे लिखेंगे। उसका लिखने का तरीका जो होगा वो ये होगा कि हम चर राशि की जो घातें हैं उनको घटते हुए क्रम में लिखेंगे, ठीक है। तो इतनी ही बातें आपको एक्सरसाइज 4.1 यानी प्रश्नावली 4.1 में सीखनी थी, अप्लाई करनी थी। आपको बस ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें आपको बताना होगा कि ये समीकरण द्विघात समीकरण है या नहीं, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी वाली बटन को दबा दीजिए और ऑल पर क्लिक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।